हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है वर्गीकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो सही जवाब है प्रकंद। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, बताइए कौन सा प्रकार? तो ड्रूप। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए लीची जो है एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फलों को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? इसका सही जवाब होगा शकरकंद, बी ऑप्शन। शकरकंद कौलविलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के जो है पर्वसंधियों से होती है। पर्वसंधियों से, याद रखिएगा, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? सही जवाब है शकरकंद का, डी ऑप्शन। गन्ना, आलू और अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ यानी कुंभी रूप में है और यह मूलांकुर से विकसित होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा तना है? सही जवाब है अदरक, यानी बी ऑप्शन। गन्ना, आलू और अदरक ये तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर और शकरकंद जड़ों के श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपको सुमेलित करना है, बताना है मतलब ए बी सी डी 1 2 3 4 के साथ किस तरह से जो है मिलान करता है। तो बताइए घनकंद किसको, देखिए सबसे जो हमारा वर्गीकी का जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। प्रकंद में स्तंभकंद, शलकंद और घनकंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, जो अदरक है यह प्रकंद है, आलू स्तंभकंद, लहसुन को शलकंद और जिमी कंद या सूरन को जो है घनकंद के श्रेणी में रखते हैं। ध्यान रखिएगा। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? इसका सही जवाब होगा आलू, डी ऑप्शन। आलू जो है एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद है जिनमें भोजन का संचय हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का मतलब ये जो है नए पौधों का रूप ले लेती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, आलू है क्या है? तो आलू एक कंद है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आलू देखिए एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं यानी बर्ड्स पाई जाती है और आलू की आंखें पर्वसंधियों यानी नोड्स को प्रदर्शित करती है जिनसे नए पौधों का विकास होता है। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है? इसका सही जवाब होगा कवक मूल, यानी डी ऑप्शन। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों के जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं और इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोख कर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। 62 है, फलीदार
पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। इसका सही जवाब होगा सहजीवी यानी सी ऑप्शन। फलीदार पादपों के जड़ों में मौजूद गांठों यानी जो गांठ है इनमें पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं, जहां एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 63 है मटर पौधा है। मटर पौधा है साग। इसका सही जवाब होगा जो मटर पौधा है साग का पौधा है। मटर का पौधा जो है एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल बताइए किस यह जो मटर है किस कुल का किस फैमिली का है, तो लेगुमिनेसी के अंतर्गत जो है किस कुल का लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा कुल यानी फैमिली जो है इंपॉर्टेंट है। 64 है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको मालूम है गना। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गना जो है इसका जो कुल है ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस और संधिबद्ध होता है यानी ज्वाइंटेड होता है, जिसमें नोड्स तथा इंटरनोड्स पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है लौंग है। लौंग क्या है, इसका सही जवाब होगा बंद कलियां। देखिए लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है, जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है, जो कुल मिटेसी के अंतर्गत आता है। लौंग का जन्म स्थल जो है इंडोनेशिया को माना गया है और इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। और यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन यानी लौंग। लौंग जो है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है, जिसे सुखाकर मसालों औषधियों और भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है लौंग है। लौंग क्या है, तो सही जवाब होगा सूखे फूल यानी डी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो सही जवाब होगा शुष्क पुष्प कली से। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन केसर का संबंध बीज से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। केसर देखिए एक मसाला है जिसे सैफरॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से। इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्रोकस सटाइवस है, जो कि इरेडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है, और यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है और इसमें सैफ्रानॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा रसायन पाया जाता है, तो सैफ्रानॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन। इसका उपयोग औषधि और भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने में किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है केसर होता है सूखा मिश्रण किसका। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है, तो पंखुड़िया और जड़ों का। 71 नंबर में आपको बताना है नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। आलू का संबंध दिया गया मूल से, जो कि सही जुड़ा नहीं है। आलू का खाने वाला जो भाग होता है कंद होता है, न कि मूल, अतः विकल्प सी जो है सही सुमेलित नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, इसका सही जवाब होगा तना यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक फल है। कौन सा एक फल है, 4 ऑप्शन है।
आपको बताना है कौन सा एक फल है। तो देखिए भिंडी जो है एक फल है। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वानस्पतिक नाम एवेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है और इसका फल का यह जो फल है भिंडी जो है इसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला जो भाग है वह तना, मूली और शकरकंद का भाग जो है वह जड़ को जो है खाया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है पादप कली है बताइए एक भ्रूणीय टहनिका यानी ए ऑप्शन। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित परोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। 75 नंबर क्वेश्चन है कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा क्वेकर्स जो है इसका जो मतलब कि जो कार्क है ओक नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है और इसका जो वनस्पतिक नाम है ओक का वो है क्वेकर्स सुबर। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 76 है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। इसका सही जवाब होगा सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि के रूपों में किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है प्याजों के जो प्याज है इनके छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो बताइए प्याज क्या निष्कासित करते हैं, कौन से रसायन को निष्कासित करते हैं। इसका सही जवाब होगा सल्फेनिक अम्ल बी ऑप्शन। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड यानी एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर साइन प्रोपेन इथाइल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। 78 है जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। आपको मालूम होगा इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही जो है डिस्कस किया था। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है ए ऑप्शन। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में जो एक पुष्प है फ्लावर है इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा। 79 है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है वो है आपका कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन ध्यान रखिएगा, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो मिर्च है कड़वाहट जो है उत्पन्न करता है, तीखा स्वाद होता है। तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो सूत्र है C18H27NO3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा कैप्सेसिन। और 81 नंबर क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। इसका सही जवाब होगा प्यूपा यानी कोशित। रेशम का कीड़ा कोशित यानी प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव के लिए यह अपनी लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थों से खोल कोया तैयार करता है जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। 82 है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। तो रेशम कीट किन पर पनपता है तो सही जवाब है शहतूत के पत्तियों पर। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है, यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है।
83 है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? इस सही जवाब है मोती। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख, कैरिया लैका और लैसिफर लैका नामक कीट के द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्क संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ओयस्टर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पिंक टैडा या पर्ल ओयस्टर के द्वारा जो है मोती प्राप्त किया जाता है। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि कौन सी औषधीय फसल है। सही जवाब है घृत कुमारी यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और यहां पे रिपीट कर लेते हैं। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय फसल है। गन्ना और कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है। 85 है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, किससे प्राप्त होती है? कुनैन की प्राप्ति किससे की जाती है? तो सही जवाब है आवृतबीजी पौधे से या पादप से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है और इसका उपयोग जोड़ों के दर्द और प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। 86 है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है किससे? सही जवाब है सिनकोना के छाल से। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 87 है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा सिनकोना के छाल यानी सी ऑप्शन। 88 है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो सही जवाब होगा छाल, डी ऑप्शन। और 89 है, मलेरिया निदान के लिए आर्टिर्थर नामक औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान के लिए आर्टिर्थर नामक की औषधि किससे प्राप्त होती है? इसका सही जवाब होगा बीजीय पादप से, ए ऑप्शन। मलेरिया निदान के लिए आर्टिर्थर नामक औषधीय बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान के लिए प्रयुक्त की जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इसका वाहक मादा एनफ्लिज मच्छर है। 90 नंबर क्वेश्चन है यानी 90, सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा उत्पाद है? सही जवाब है क्लोरोक्विन, बी ऑप्शन। कुनैन नामक एल्कोलाइड्स सिनकोना पौधे की छाल से जो है तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? सही जवाब होगा डायटम यानी डी ऑप्शन। एक कोशिकीय डायटम जीव समूहों का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण यानी जो सालुइन 350 टेस्ट है 350, इसके डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में जो है प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 92 है, शहतूत का जो फल है, शहतूत का फल है बताइए सोरोसिस, ए ऑप्शन। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है और यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाता है। तो याद रखिएगा शहतूत, अनानास और कटहल का फल जो होता है क्या कहलाते हैं? सोरोसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन
पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। इसका सही जवाब होगा कपास, डी ऑप्शन। सन, पटसन, जूट तने की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज से बीजावरण से जो है लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होता है, एक बड़ी जिसे लिंट रेशा और दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशा व्यापारिक तौर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। 94 है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, यानी सी ऑप्शन। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधे जैसे अल्फा अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो लेग हीमोग्लोबिन है लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधे जैसे अल्फा अल्फा सोयाबीन आदि के मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। 95 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है? सही जवाब होगा ट्रिटिकेल, सी ऑप्शन। ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इसे संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संक्रमण करके तैयार किया है। इस संक्रमण में गेहूं के मादा और राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः जो है स्वीडन और स्कॉटलैंड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसको मुख्यतः पशुओं के चारों के लिए जो है उपयोग लाया जाता है और इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। 96 है निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा ट्रिटिकेल, ठीक है, सी ऑप्शन। 97 है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। कैनोला मानव उपभोग के लिए मतलब उगाई गई विशिष्ट प्रकार की ऑयल से मस्टर्ड है, यानी तिलहन है, और सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही जवाब होगा इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो डी ऑप्शन आपका इसके संदर्भ में सही है, यानी डी ऑप्शन। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी और बार्लर स्टीफेंसन के द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग जो है खाद्य तेल के उत्पादन में होता है, जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक जो रेपसीड तेल है इसके तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरूसिक एसिड की काफी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण मतलब कि काफी अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। 98 है सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके माध्यम से? तो कंपाउंड, बताइए, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, इनको कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है और कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा जो है देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, यानी कुछ में जो है 4000 गुना भी बड़ा कर दिखाता है। तो याद रखिएगा कंपाउंड खुर्दबीन। और 99 है अस्पंजी जो टिश्यू है या अस्पंजी जो ऊतक है, एक ऐसे गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात खूब प्रभावित हो रहा है वह कौन सा आम है? तो अल्फांसो। देखिए, जो स्पंजी टिश्यू है यह एक ऐसा विकार है जो फलों और मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को खूब प्रभावित करता है और इस विकार के कारण आम कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कथन ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो बताइए, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा
अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात कि जिन लोगों को कहीं से भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन जो उसमें कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।